प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में मैंने लिया है प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। मैं चाहती हूँ कि हम 1000 प्रश्नोत्तरी के साथ-साथ हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न ये 2017 का है और 2017 से मैंने स्टार्ट किया है। 2015 से स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन मैंने आज 17 के प्रश्न को लिया है और 2015 से लेकर के पहले 20 से 2020 तक के प्रश्नों को हम उनके चारों ऑप्शनों के साथ सॉल्व करेंगे। इसके बाद जैसा हमें टाइम मिलेगा उस प्रकार का अध्ययन करेंगे, ठीक है? पर अभी हम जितना महत्वपूर्ण है, जितना हमारी परीक्षा के लिए हमें चाहिए, केवल उतना ही अध्ययन हम कर रहे हैं। ओके, चलिए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि नेट के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी स्टार्ट कर दिया है। उनके चारों ऑप्शनों को हम किस प्रकार करते जाएंगे ये भी मैं बताती चलूंगी। साथ ही साथ ये बताती चलूंगी कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और जिनकी रिपीट होने की संभावना रहती है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हुजैरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है, हमें यह बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 नंबर सही है। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी 3 नंबर ऑप्शन सही है, रोला छंद में लिखी गई है। और कृष्ण भक्त शाखा के कवि नंददास द्वारा कृत यह रास पंचाध्यायी है और यह 5 अध्यायों में विभाजित है। और थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि वियोगी हर ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। किसको? रास पंचाध्यायी को वियोगी हर ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। और थोड़ा सा आप नंददास को भी याद रखना कि अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यानी सूरदास के बाद इन्हीं का नाम लिया जाता है नंददास जी का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भय भव मोचन पाहि पाहि सर नाहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्ति विचार किस पात्र के हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ नंबर सही है, अहल्या के हैं। और ये रामचरितमानस से ये चौपाई ली गई है ना। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट भी हो चुका है। तो वो है केशवदास। केशवदास जी का एक ग्रंथ भी है रामचंद्रिका, जो कि 1901 में प्रकाशित हुआ था। ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है और यह श्री भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है रामचंद्रिका। और यह 39 प्रकाशों में विभक्त है, ठीक है, याद रखिएगा। रामचंद्रिका इनका है जो कि 39 प्रकाशों में विभक्त है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताना है। बता दो, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं फ्रेंड्स, पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। तो अभी भी ये वाला जो नियम है पंक्ति पूछने का वो भी यूजीसी नेट का पहले जैसा ही है। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। आ नंबर यानी 1 नंबर इसका सही है। ये पंक्तियां रहीम जी की हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। ये इस तरह के प्रश्न भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो सुजान हित प्रबंध है वो ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी ये चंडी चरित्र है तो ये प्रबंध काव्य है, गुरु गोविंद सिंह का है। सुजान चरित्र जो है ये सूदन का, ये भी प्रबंध काव्य है। और रामचरित है ये भी सूरत मिश्र का है, ये भी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है, जबकि ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न आता है कि लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर तेरे क्रूर। इस दोहे में सभी का हमें अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका 1 नंबर सही है, चित्र नायिका के समान। फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, गीत संग्रह के रचनाकार का हमें नाम बताना है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर सही है, रसनिधि है, ठीक है। अब आपको सूरत मिश्र और रसिक गोविंद और श्रीपति के भी रचनाएं देख लेना है। सूरत मिश्र की रचनाएं है अलंकार माला है, रत्नमाला है, रस सरस है। इनकी नख सिख कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काव्य सिद्धांत भी इनका पूछा जा चुका है सूरत मिश्र जी का, ठीक है। जब यहीं पर बात करूं मैं थोड़ा सा श्रीपति का, तो श्रीपति के भी फ्रेंड्स कई बार ग्रंथ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। काव्य सरोज है, रस सागर है, कवि कल्प द्रुम है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है।
अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो शकुंतला नाटक राइट नंबर 3 है, निवास की रचना है और ये 1680 में लिखा गया, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1680 ईस्वी है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो इस प्रश्न से सभी अवगत हैं, कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका ए नंबर सही है, 1 नंबर ब्रजवासी दास है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो है और नहीं में ज्यादा मिस्टेक होता है एग्जाम टाइम में, तो ये चीज आप याद रखना। तो ये जो दूत है, भ्रमर दूत 3 नंबर इसका सही है, ये जगतदास रत्नाकर जी की नहीं है ना। और बाकी ये जो तीनों रचनाएं हैं ये इन्हीं की हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? और शमशेर बहादुर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी रचनाएं हैं फ्रेंड्स आपको सभी याद रखनी है। शमशेर बहादुर की कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इसका जो 3 नंबर आंसर है वो राइट है, आज अभी आंखों से, ये शमशेर बहादुर का नहीं है। और बाकी ये कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये इन्हीं की रचना है। कुछ कविताएं 1959 में प्रकाशित हुई थी, कुछ और कविताएं 1961 में प्रकाशित हुई है और काल तुमसे होड़ है मेरी इसकी ये प्रकाशित हुई है 1988 में। इनकी और भी रचनाएं हैं, आप देख लेना। बात बोलेगी एक रचना है, कई बार एग्जाम में वो भी रिपीट हो चुकी है। चुका भी नहीं हूं मैं, एक ये भी रचना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कहाँ हो, कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह भी दुख देखना था, यह भी बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। तो ये पंक्तियां हमें बतानी है कि किस कवि की हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 नंबर सही है, ये भारतेंद्र जी की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो सभी कवि हैं, ये सब भारतेंद्र युगीन कवि हैं, तो आप इनकी रचनाएं और इनकी पंक्तियां भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुत ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इसकी हमें पंक्ति के रचनाकार बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर सही है, पंत जी हैं। आप देखना जहां थोड़ा प्रकृति से रिलेटेड बात हो तो आप पंत जी को याद कर लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सबका निचोड़ लेकर तुम। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं फ्रेंड्स कि 2015 से लेकर के 2020 तक के प्रश्न हैं। ज्यादातर पंक्तियां इन्हीं प्रीवियस प्रश्नों से ही ले ली जाती हैं एग्जाम टाइम में, ठीक है। जितने प्रश्न आते हैं रचनानुसार या क्रमानुसार करने के लिए, तो ज्यादातर यहीं से ले लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका निचोड़ लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा, आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियां के रचयिता का हमें नाम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 नंबर सही है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब आप महादेव वर्मा जी की कुछ पंक्तियां याद रखिएगा, पंत जी हैं उनकी भी याद रखिएगा, और निराला जी हैं, कुछ उनकी पंक्तियां भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न ज्यादा बनते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? अब कौन सी है कौन सी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण है करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन 4 है वो गीत गुंज है, गीत गुंज पंत जी की रचना, पंत जी की रचना नहीं है ना। पंत जी की रचना ये गीत गुंज किसकी रचना है, हमें ये बताना है। तो जो प्रमुख छायावादी कवियों की श्रेणी में आते हैं निराला जी, ये निराला जी की रचना है गीत गुंज। और इनकी और निराला जी की और भी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास, कुकुमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, सांध्य का के लिए आपको याद रखना है। फिर आपको पंत जी की रचनाएं भी याद रखनी है, पंत जी की रचनाएं। और ये यदि एक कहूँ कि छायावादी जितने भी कवि हैं इनकी सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। तो पंत जी की रचनाएं महत्वपूर्ण है, कई बार इनका क्रमानुसार इनको पूछा जाता है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ठीक है, इसको याद रखना। लोकायतन, चिदम्बरा को भी आप याद रखना। कला और बूढ़ा चांद है, ये भी आप याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 नंबर सही है, नीरजा है महादेवी वर्मा की। नीरजा का प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स 1935 ईस्वी है। और यहीं पर बात करते हैं वीणा की, तो वीणा का प्रकाशन वर्ष 1927 में हुआ है, ये पंत जी की है। गीतिका 1936 में निराला जी की है, ठीक है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि कहाँ जाऊं घर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण सिंह की किस रचना से ली गई हैं? हमें इसका आंसर बताना है। करेक्ट ऑप्शन इसका 3 सही है, आत्मजयी से। कुंवर नारायण की और भी रचनाएं हैं, आप देख लेना। आत्मजयी 1965 में प्रकाशित हुई थी। इनकी रचना चक्रव्यूह है, जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। कुंवर नारायण जी की। इनकी एक एक और रचना है परिवेश हम तुम, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौपट, चपेट और मैं का मंजरी नाटकों के लेखक का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर सही है, किशोरीलाल गोस्वामी है। अब इनकी एक और आप याद रख लेना, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना नाटक की है प्रणाली परिणय है, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हो गई है ना, इसको भी आप याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? ये बता दूं कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अभी जो एग्जाम हुआ है हमारा 13 दिसंबर का, सॉरी 13 नवंबर को, तो भी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 नंबर सही है, भारतेंदु जी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है पांडे बटन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, हमें यह बताना है कि कौन सा है जो उग्र ने उपन्यास रचित नहीं रचा है। तो 2 नंबर सही है, दिल्ली का दलाल इनका नहीं है। इनका उपन्यास है दिल्ली का कलंक इनका नहीं है। इनके उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत और बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल। ठीक है, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, उसको आप याद रखना। चंद हसीने का खतूत 27 में प्रकाशित हुआ है, 1927 में। और ये बुधवा की बेटी का भी प्रकाशन वर्ष आप देख लेना, 28 में प्रकाशित हुई है। और दिल्ली का दलाल भी 27 में ही प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब आपको देखना है कि दिल्ली का कलंक किसका है। तो ये प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण की रचना है, उपन्यास मानी गई है दिल्ली का कलंक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इस तरह के प्रश्न ज्यादा बनते हैं कि उपन्यासों के विषय वस्तु पूछ लिया जाता है, तो भी आपको देख लेना है। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है, ये आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर सही है, कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं का प्रकाशन वर्ष 1957 है। और ये रांगे राघव की का उपन्यास माना गया है। फिर कोई अजनबी नहीं, इसकी बात करूं तो शैलेश मटियानी की का उपन्यास है, 1966 में प्रकाशित हुआ है। नरक कुंड में निवास जगदीश चंद्र जी का है, 1994 में प्रकाशित हुआ है। और किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का है, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना, क्योंकि इस तरह पढ़ेंगे तो एग्जाम में बहुत सहूलियत रहेगी आपके लिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन सही है, पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद कृत है ये पुरस्कार कहानी। और इसके पात्रों के जितने भी हैं आप याद रखना। जयशंकर प्रसाद की जो जो भी कहानियां हैं, आकाशदीप है, चित्तौड़ का उद्धार है, पत्थर की पुकार है, ममता है, खंडहर की लिपि है, धीसू चूड़ी वाली, ये इनकी मतलब कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो आप उनके भी याद रखिएगा। इनकी पात्रों के नाम याद रखिएगा। एक इनकी ग्राम कहानी है, जो कई बार भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इनके पात्रों के नाम। गुंडा कहानी है, सालवती है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, यदि ये कहूँ कि ग्राम कहानी को जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी स्वीकार किया जाता है, और सालवती को 1936 में जो प्रकाशित हुई थी, इनकी अंतिम कहानी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका जो 7 नंबर ऑप्शन है, सॉरी 3 नंबर है, काठ का सपना, ये भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, जबकि ये भाग्य रेखा, बाटचू और निशाचर ये भीष्म साहनी की ही रचनाएं हैं। तो आपको बताना है कि काठ का सपना किसकी रचना है। तो आप मुझे बताइएगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स से बता दूं, 1 नंबर सही है। सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 नंबर सही है, 7 नदियां एक समुद्र में। ठीक है, अब आपको देखना है कि 7 नदियां एक समुद्र किसकी रचना है। तो ये नासिरा शर्मा का उपन्यास है, 1984 में प्रकाशित हुआ था। चक्रव्यूह 1988 में प्रकाशित हुआ है। और धूप छाही रंग गिरीश अस्थाना की रचना है, 70 में प्रकाशित हुई है, 1970 में। और किस्सा लोकतंत्र 1983 में विभूति नारायण की रचना है, ये 1983 में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है जयनंद कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है,
नहीं है और है वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम में, तो आप इस पर गौर कीजिएगा। और हो सके तो आप इसके लिए प्रीवियस प्रश्नों के लिए आप क्या कीजिए कि प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप प्रीवियस प्रश्नों को इस तरह लेकर के सॉल्व करते रहिए, है ना। तो अगला प्रश्न है, जयेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं, हमें यह बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक नंबर सही है। इंसान के खंडहर जो है जयेंद्र कुमार की रचना नहीं है, ठीक है। किसकी है? समकालीन कहानी का कार मोहन राकेश की है और ये 1950 से प्रकाशित हुई है इंसान के खंडहर। और बाकी की जो कहानियां हैं ये जयेंद्र कुमार की ही हैं, ठीक है। तो आप इनके प्रकाशन वर्ष भी याद रख लेना। नीलम देश की राजकन्या 38 में प्रकाशित हुई है 1938 में। वातायन है जो 1931 में प्रकाशित हुई है। इनकी पाजेब कहानी 1940 में प्रकाशित हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उसे भारतीय भावधारा का मैं उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका से लिखे हैं? तो इस तरह के प्रश्न ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, अभी भी एग्जाम टाइम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर सही है, चितवन की छाह से, ठीक है। अब आप विद्यानिवास मिश्र के जितने भी निबंध है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण याद रखना। जैसे मैंने सिल पहुंचाई, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, तमाल के झरोखे से कई बार एग्जाम रिपीट हुआ है, शेफाली झर रही है, सीरीज की याद आई। ये आप इनको जरूर याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होती है इनके निबंध। अगला प्रश्न है, अजय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जैक क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है? तो इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं आपको, आत्मनेपद 2 नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आप अजय के भी जो निबंध हैं उनको आप याद रखना। निबंध संग्रह बड़े महत्वपूर्ण है, इनके निबंध सभी निबंध। सबरंग कुछ राग है, आत्मनेपद है, आत्मबल है, लिख कागद कोरे को याद रखना आप। अद्यतन कई बार एग्जाम में इनका निबंध रिपीट हुआ है, तो उसको भी आप याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी की सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक के उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत हैं? तो ये जो पैटर्न है परीक्षा का ये भी अभी भी है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स अभी भी बन रहे हैं और अंधा युग को आपने इतने गौर से पढ़ना है क्योंकि अंधा युग के नाटक का अंक तो पूछा जाता है लेकिन संवाद दिया रहता है और ये बताना रहता है कि किस संवाद से किस अंक का यह संवाद है, ठीक है। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 नंबर सही है, पशु का उदय, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल को भुला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर सही है, चाणक्य ने कहा है, ठीक है। अब आपको सिंहरण के भी कुछ पंक्तियां याद रखनी है। इन्होंने कहा है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, ऐसा सिंहरण ने कहा है। दंडायन का भी कथन आप याद रखना। चंद्रगुप्त के कथन भी आप याद रखना क्योंकि चंद्रगुप्त के कथन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, इकाई 3 का लिया गया प्रश्न है। यह किस आचार्य की उक्ति है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 नंबर सही, वामन की उक्ति है। अब आपको मम्मट की उक्ति याद रखना है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वल्लवंकृति पुनः क्वापि, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये मम्मट का की पंक्ति बता रही हूँ मैं। विश्वनाथ की पंक्ति भी आप याद रखना, काव्य के संदर्भ में इन्होंने भी पंक्ति दी है, आनंद वर्धन ने भी पंक्ति दी है, तो भी आप याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है और 1 नंबर सही है, समासोक्ति अलंकार। अब आप याद रखना विनोक्ति को, सहोक्ति अलंकार को, व्यतिरेक्ति अलंकार को। यदि इसके आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? कई बार उक्तियां भी पूछ ली जाती हैं तो आप उक्तियां भी देख लेना। ये उक्ति इसका करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आप इनकी उक्ति देखना, महाप्रसाद द्विवेदी जी की, शुक्ल जी की भी और वाजपेयी जी की उक्तियां आप देख लेना, ठीक है। इन्होंने
आचार्य शुक्ल की युक्तियां आपको कहाँ मिलेंगी? कविता क्या है निबंध में, जो आप निबंध पढ़ोगे तो वहां मिलेगी। वाजपेयी जी ने भी काफी सारी युक्तियां कही है निबंध के संबंध में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने देख लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इन्होंने, इनका भी एक बड़ा फेमस ये पंक्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर सही है, भामह ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब वक्रोक्ति वक्त की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं? ये भी एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स रिपीट हो चुका प्रश्न है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर, काक वक्रोक्ति। ठीक है, अब वक्रोक्ति कितने प्रकार की होती है ये आप देख लेना, क्योंकि काफी सारे प्रश्न मैंने क्विज के माध्यम से टेलीग्राम पर भी सेंड किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? हमें बताना है कौन सा आचार्य है ग्रंथ है जो भामह का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर सही है, काव्यालंकार है जो भामह का है। आपको देखना है काव्यादर्श किसका है, तो ये दंडी का है। साहित्य दर्पण को देखना है, ये साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का है। और ये ध्वन्यालोक आनंद वर्धन जी का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांघ सात लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि लगाऊं जगाऊं आग। है ना, कई बार ये मतलब जो वीर रस के वीर या राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। और ये नवीन जी की पंक्तियां आप याद रखना, कई बार नवीन जी की पंक्ति पूछी जाती है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, इनकी और दिनकर जी की पंक्तियां भी कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, तो उनको उनकी पंक्तियां आप देख लेना। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रपत्यवादी कवि नहीं है? तो ये भी आप देखना, प्रपत्यवादी या फिर नकेनवाद ये कहें, ये एग्जाम में कई बार ये रिपीट होते हैं। तो जो ये गिरजा कुमार माथुर जी हैं, ये नकेनवाद कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तन किया है वो नलिन विलोचन शर्मा ने किया है, इन्होंने किया है 1956 में किया है ना। ये भी आप याद रखना, इन तीनों को मिला के ही नकेनवाद बना है, केसरी कुमार को, नरेश को और नलिन विलोचन शर्मा को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? तो हमें यह कथन बताना है। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही है, दिनकर जी का है। अब आपको मैं बता दूं कि निबंधों में आप कविता क्या है को आप जरूर पढ़ना। ठीक है, और कविता के संबंध में किस किस आचार्य या किस कवि ने अपने कुछ मत व्यक्त किए हैं तो वो भी आप देख लेना। जैसे जयशंकर प्रसाद का मत है कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, ऐसा इन्होंने कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इन्होंने कविता के संबंध में फ्रेंड्स नरेश मेहता और कुंवर नारायण ने कोई उद्धरण नहीं दिया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, 3 नंबर सही है, सूरदास है, जो कि नाटक प्रेमचंद के नाटक के प्रसिद्ध प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध नाटक है उसके आधार पर लिखा गया है। अब आपको कुछ और भी इनकी रचनाएं देख लेना है, कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि आप जरूर देखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का हमें सही अनुकरण बताना है। सही अनुकरण बताना है तो वो कौन कौन से 4 शिष्य हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं मैं आपको, 2 नंबर सही है। पहले अनंतानंद आते हैं, फिर सुखानंद आते हैं, फिर सुरसरानंद आते हैं, फिर नरहरियानंद आते हैं। ठीक है, अब इस तरह का प्रश्न एक बार और रिपीट होता है कि अष्टछाप के कवियों का भी इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं, सही अनुकरण बताना रहता है, तो आप देख लेना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 नंबर सही है। पहले आता है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। फिर आता है ब्रह्म संप्रदाय, तो माधवाचार्य इसके प्रवर्तक हैं, द्वैतवाद दर्शन है इसका। रुद्र संप्रदाय की बात करूं तो विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक हैं, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। और सनकादि संप्रदाय की बात करूं तो निम्बरकाचार्य इसके प्रवर्तक हैं और द्वैताद्वैतवाद इसका दर्शन माना गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है हमें। इस तरह के प्रश्न ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में। अभी
या वो सभी प्रश्न फ्रेंड्स बता दूं प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ये आप लिए जाएंगे, तो आप इनको देख लेना, गौर से लेना, और इन प्रश्नों को ही, प्रीवियस जितने प्रश्न हैं इनको ही आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ नंबर सही है, एक नंबर सही माना गया है। पहले आता है अंग दर्पण 1337 में प्रकाशित हुआ है, रसलीन का है। विरह वारिस आता है, बोधा का है। व्यंगार्थ कौमुदी है जो कि प्रताप शाह की रचना है, 1825 में प्रकाशित हुई है। और मधुर प्रिया है, मधुर प्रिया पचनेस की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर सही है। पहले आता है रश्मिरथी 1952 में प्रकाशित हुआ है। कनुप्रिया 1959 में प्रकाशित हुआ है। संशय की एक रात 1962 में प्रकाशित हुआ है। और द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी माना गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि मैं थोड़ा सा बात करूं प्रकाशन वर्ष की, तो जितनी रचनाएं प्रकाशन वर्ष की हैं, यदि आप प्रीवियस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो ये रचनाएं फ्रेंड्स आपकी कभी गलत नहीं होंगी। तो देखना है कि रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। पहले आता है भक्ति सर्वस्व, फिर आता है प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुकलक, मधु मुकुल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही लिया गया है। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती आ रही हूँ कि पहले की तरह प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रकाशन वर्ष पूछने के तरीके को एनटीए ने चेंज किया है। ये प्रश्न केवल 10 प्रश्न नहीं है जो कि क्रमानुसार आते हैं, वो आपके सभी सारे जो जितना भी टॉपिक आपका लगा हुआ है, जितनी इकाई लगी हुई उन्हीं में से कोई सा पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी इकाई से लिया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 नंबर सही है। पहले आता है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया 57 में प्रकाशित हुआ, 1957 में मैथिली शरण गुप्त का है। उर्वशी 1961 में रामधारी सिंह दिनकर का है। लोकायतन 1964 में पंत जी का है। और आत्मजयी 1965 में ही, ओ सॉरी, लोकायतन 1964 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, आत्मजयी 1965 में किसका है, कुंवर नारायण का है। तो आप इन रचनाओं को देखना, क्योंकि इन्हीं से रचनाएं रिपीट होती हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार कवियों का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है हमारा 1 नंबर सही है। राजकमल चौधरी पहले आते हैं, 1919 के हैं। फिर आते हैं श्रीकांत वर्मा हैं जो कि 1931 के हैं। केदारनाथ सिंह हैं 1934 के हैं। और धूमिल है 1936 के माने गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है जन्म काल की दृष्टि से निबंधकारों का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो पहले मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं कि 1 नंबर सही है। पहले आते हैं बाल मुकुंद गुप्त आते हैं, 1965 ईस्वी इनका जन्म समय माना गया है। श्याम सुंदर दास हैं, श्याम सुंदर दास जी का 1975 ईस्वी माना गया है। सरदार पूर्ण सिंह हैं जो कि 1981 में प्रकाश इनका जन्म समय माना गया है, 81 ईस्वी, सॉरी 1881 ईस्वी। अच्छा हाँ, सॉरी माफ कीजिएगा, सबका मैंने 19 बोल दिया है। फ्रेंड्स, ये बाल मुकुंद गुप्ता हैं जो कि 1865 के हैं। 1875 के श्याम सुंदर दास हैं। 1881 के सरदार पूर्ण सिंह हैं। और 1888 के गुलाब राय हैं। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 नंबर सही है। पहले यशपाल आते हैं, फिर द्विवेदी जी आते हैं, फिर अगजेन जी आते हैं, फिर रांगे राघव जी आते हैं। ठीक है, यशपाल 1903 ईस्वी, द्विवेदी जी 1907 ईस्वी, अगजेन है 1911 ईस्वी, और रांगे राघव 1923 ईस्वी। ठीक है, इस तरह आप करते जाइएगा। आप इस तरह, मैंने कहा है पहले कि एक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप इस तरह के प्रश्नोत्तरी को करते जाइए। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 नंबर सही है। पहले आता है शरणार्थी, 1948 से प्रकाशित हुआ, जैन जी। ठुमरी 1959 में जो कि रेणुकी जी का है। सतह से उठता हुआ आदमी 71 में प्रकाशित होता है, मुक्तिबोध जी का है। और शोभा यात्रा है जो कि 81 में प्रकाशित हुआ है, भीष्म साहनी का है। ठीक है, ये सभी कहानी विधा की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वीडियो में ही फ्रेंड्स सारे प्रश्न हो जाएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न दिया गया है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 नंबर सही है। पहले हरिकृष्ण प्रेमी आते हैं 1907 ईस्वी, भीष्म साहनी आते हैं 1915, मोहन राकेश आते हैं 1925, और शंकर शेष आते हैं 1900 शंकर शेष 1833 ईस्वी माने गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन पहले आता है अंगद का पांव। ठीक है, अंगद का पांव पहले आता है, ये 1958 में प्रकाशित हुआ, श्रीलाल शुक्ल का है।
अद्यतन 77 में अगजेन जी का है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अद्यतन कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। विकलांग श्रद्धा का दौर है जो कि 80 में प्रकाशित हुआ है, हरशंकर परसाई जी का है। मराल भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 1993 का है, कुबेरनाथ राय का है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी नाटक के कथानक में कुछ दृश्य दिए गए हैं, तो कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूचक कथानकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 नंबर सही है। पहले विशंखव आता है, फिर प्रवेशक आता है, फिर चूलिका आता है, फिर अंकास्य आता है, फिर अंकावतार आता है। यदि पूछो कि आप ये कहाँ किस किताब में मिलेगा, तो मैं बता दूं कि जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें इन तथ्यों का जिक्र किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद के निबंधों का हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो पहले बता दूं आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन 4 नंबर सही है। पहले हिंदी साहित्य की भूमिका आती है जो कि 40 में प्रकाशित हुई है। अब आप याद रखना कि 1900 के ये कवि हैं, तो 1900 की रचनाएं भी इनकी हैं, ये आप याद रखना। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल आता है, फिर बामन में, फिर इनका आता है लालित्य योजना आता है, लालित्य योजना लालित्य योजना जबकि होना चाहिए कालिदास की लालित्य योजना, यहाँ लालित्य योजना बस लिया गया है, वो सॉरी लालित्य मीमांसा लिया गया है। 1965 में प्रकाशित हुआ, जबकि फिर है मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लालित्य मीमांसा नहीं होना चाहिए, लालित्य योजना होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, आगे है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है, यानी 3 नंबर, द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, और रथ का कंगन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न और हमारा दिया गया है जो कि स्थापना और तर्क से है। तो फ्रेंड्स, स्थापना और तर्क के लिए जब मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगी तो सभी प्रश्न स्थापना और तर्क वाले हम करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।